डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वही वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, उसी में हम लोगों ने अभी तक हम डिटरमिन करते थे मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। अब हम लिक्विड फेज के साथ साथ वेपर फेज के भी मोल फ्रैक्शन को डिटरमिन करेंगे। अब जब हम लिक्विड फेज के साथ साथ जब वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन को डिटरमिन करेंगे तो ऐसे में गैस लॉ का एप्लीकेशन यूज होगा। ऐसे में हम लोग डाल्टन्स लॉ का यूज करेंगे। जी हाँ, राउल्ट्स लॉ हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, तो राउल्ट्स लॉ तो हम लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन के लिए यूज करेंगे और वेपर फेज के मोल फ्रैक्शंस के लिए हम लोग डाल्टन्स लॉ का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोनों ही चीजें। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डायग्राम बना लेना है। हमने एक कंसीडर किया है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट वाला, जिसमें ए और बी नाम का कंपोनेंट है। इस बाइनरी सॉल्यूशन में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सरफेस पे मॉलिक्यूल है लिक्विड के, लिक्विड ए लिक्विड बी दोनों ही वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल हैं तभी तो मैंने PA नॉट और PB नॉट लिखा होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए मैंने कंसीडर कर रखा है PA नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी मैंने कंसीडर कर रखा है PB नॉट। अब आप यहां पर देखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, तो मोल फ्रैक्शन ए का लिक्विड फेज में क्या ले रखा है XA, और इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज इज XB। फिर अगर ये वेपर्स बनेंगी तो वेपर्स के भी मोल फ्रैक्शन की बात करनी चाहिए। तो आज हमारे लिए टॉपिक में यही नया है कि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड यानी वोलेटाइल कंपोनेंट की वेपर फेज में भी बात करेंगे। अभी तक हम मोल फ्रैक्शन वोलेटाइल कंपोनेंट के लिक्विड फेज में ही देखते थे, अब हम वेपर फेज में भी देखेंगे। तो वेपर फेज में लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन मैंने कंसीडर कर लिया कि YA है, जस्ट डिफरेंट बनाने के लिए XA और YA। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इज YB। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम पूरा नोट कर लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, यही सर देखकर आप कुछ बातों को एनालाइज कर सकते हैं। वो क्या है? एनालाइज ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर दो वोलेटाइल कंपोनेंट हैं जिनका वेपर प्रेशर PA नॉट और PB नॉट है, तो इनसे मिलकर बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर मोर वोलेटाइल से कम और लेस वोलेटाइल से ज्यादा रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा वो PA नॉट से PB नॉट के बीच में ही कहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात। अब अगर मुझे वेपर फेज के बारे में बात करनी है तो मैं क्या कह सकता हूं, वेपर फेज में किसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि पहला पॉइंट तो वही इतना पुराना वाला मैं रिपीट कर रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जिसे हम P या फिर PS बोलते हैं, इज ग्रेटर देन लेस volatile component and lesser than more volatile component। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिखा है तो एक बार फिर से लिख लेंगे, एंड लेसर देन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। अगला पॉइंट क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो अगला पॉइंट है कि मैं इसी बात से जानना चाहता हूं कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन किसके ज्यादा होंगे। तो जो कंपोनेंट मोर वोलेटाइल होगा वेपर फेज में उसी के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे। तो अगला पॉइंट लिख लेंगे, द कंपोनेंट whose vapor pressure is higher, its mole fraction in vapor phase will be greater. The component whose vapor pressure is higher, its mole fraction in vapor phase will be greater. तो ये दोनों स्टेटमेंट आप नोट कर लेंगे। जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, जिसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का जिसका ज्यादा होता होगा,
जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वेपर फेस में उसी के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे। सपोज अगर मैं कहूं आपसे कि पीए नॉट इज ग्रेटर देन पीबी नॉट, सपोज कि पीए नॉट बड़ा है पीबी नॉट छोटा है, ये मान लेते हैं। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने इसी तरीके से ग्राफ ड्रॉ किए थे। तो अगर पीए नॉट बड़ा है पीबी नॉट से तो 100% वेपर फेस में YA इज ग्रेटर देन YB, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेस विल बी ग्रेटर देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इस पर बेस्ड आज हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे। पहले ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करते हैं, तो ये जल्दी से नोट करेंगे। अब आ जाते हैं, अभी तक हम लोग राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ रहे थे और आज हम डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लिखते थे PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। ये सब हम अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ लिखते थे। राउल्स के अकॉर्डिंग हम ऐसा लिखते थे, जिसमें कि हम फिर P टोटल भी लिखते थे, जो कि PA प्लस PB के बराबर होता था, PA नॉट इंटू XA और PB नॉट इंटू XB, ये भी लिखते थे P टोटल। अब देखिए डाल्टन्स लॉ का मैं यूज करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने XA और XB को मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A इन लिक्विड फेस ले रखा है, अगर ये वेपर्स जो बनी होंगी इनका जो पार्शियल प्रेशर होगा, यानी वही PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A, दैट इज इक्वल टू YA इंटू P टोटल, YA इंटू P टोटल। ये बात कहां से आ रही है, या PB के लिए लिखना चाहूं तो YB इंटू P टोटल, ये सब आ रहा है डाल्टन्स लॉ से, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, किन दोनों को कंपेयर करूं, किसी भी दो PA वालों को कंपेयर कर लेता हूं। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA होता है, और उसी जगह पर मैं YA इंटू P टोटल लिख सकता हूं, जिससे YA इज इक्वल टू आ जाएगा PA नॉट इंटू XA अपॉन P टोटल। सिमिलरली YB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB अपॉन P टोटल। तो YA और YB तो हम यहां से लिख सकते हैं, और यहीं से अगर हम देखें तो हम XA और XB के लिए भी लिख सकते हैं। वो क्या, मैं लिख सकता हूं XA इज इक्वल टू YA इंटू P टोटल, YA इंटू P टोटल अपॉन PA नॉट, लिखा जा सकता है ना। और यहां से भी लिखा जा सकता है XB इज इक्वल टू YB इंटू P टोटल अपॉन PB नॉट, दोनों ही लिख सकते हैं। XA को YA के टर्म में, YA को XA के टर्म में, दोनों में ही लिख सकते हैं। तो इन दोनों को भी नोट कर लेंगे आप। अब यहां पर आप देखेंगे कि XA और XB का सम तो 1 होता है, इसका मतलब YA इंटू P टोटल अपॉन PA नॉट प्लस YB इंटू P टोटल अपॉन PB नॉट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मेरा एक और नया इक्वेशन बन गया कि 1 अपॉन P टोटल, 1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू YA अपॉन PA नॉट प्लस YB अपॉन PB नॉट। ये मेरा एक नया इक्वेशन बन गया। जैसे पहले हम लिखते थे लिक्विड फेस में P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB, ठीक उसी तरीके से अगर XA XB की जगह YA YB लिख के देना है और इक्वेशन बनानी है और फंक्शन लाना है, तो 1 अपॉन P इज इक्वल टू YA अपॉन PA नॉट प्लस YB अपॉन PB नॉट। पहले तो आप यहां तक नोट कर लेंगे जल्दी से। अब आप देखिए 1 अपॉन P इज इक्वल टू YA अपॉन PA नॉट प्लस YB अपॉन PB नॉट।
YB अपॉन PB नॉट। और हम सब ये भी जानते हैं कि YA प्लस YB इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 अपॉन P इज इक्वल टू YA अपॉन PA नॉट प्लस 1 माइनस YA अपॉन PB नॉट भी लिख सकते हैं, है ना। इसको अगर मैं कंपेयर करूं लिक्विड सॉल्यूशन के साथ तो वैसे ही कुछ फॉर्मेट यहां पर भी बनने जा रहा है। तो 1 अपॉन PB नॉट तो मैंने अलग कर लिया, साथ में YA ये मेरा अलग आ जाएगा, कॉमन ले लूंगा, और 1 अपॉन PA नॉट माइनस 1 अपॉन PB नॉट ये बन जाएगा 1 अपॉन P। ऐसा ही हम लोगों ने कुछ लिक्विड सॉल्यूशन में भी लिखा था। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड फेस वाले में देखा था, वहां पर XA के टर्म में लिखा था इसी तरीके से। और आप दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो 1 अपॉन P इज इक्वल टू, अगर आप 1 प्लस Y जो आपने YB को YA के टर्म में लिखा, अगर आप YA को YB के टर्म में लिखते तो यहां आ जाता 1 अपॉन PA नॉट प्लस YB 1 अपॉन PB नॉट माइनस 1 अपॉन PA नॉट। अब हम लोग ग्राफिकल स्टडी और अच्छे से कर पाएंगे, तो ये भी नोट कर लेंगे आप दोनों पॉइंट। ये हो गया वेपर फेस का फंक्शन। हम लोगों ने लिक्विड फेस का भी फंक्शन देखा था, और लिक्विड फेस में क्या देखा था, P इज इक्वल टू PA नॉट XB PB नॉट माइनस PA नॉट, है ना, कुछ ऐसा ही था। इसी तरीके से P इज इक्वल टू PB नॉट प्लस XA PA नॉट माइनस PB नॉट, ऐसे ही कुछ था, ऐसे ही लाए थे, यही लाए थे। ये दोनों थे लिक्विड फेस के फंक्शन। तो नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोगों को ग्राफिकली स्टडी करनी है इन सारी चीजों की। तो हम लोगों के फंक्शन तो आ गए हैं, लिक्विड फेस में भी पता चल गया, वेपर फेस में भी अपने को पता चल गया। तो अब जरा हम ग्राफिकली इन सब चीजों को देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस, देखिए मुझे ग्राफ बनाना है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस। अगर मैं इसमें ग्राफ बनाता हूं तो मुझे ग्राफ किसमें किसमें बनाना है। पहले तो मैं वेपर प्रेशर, जो कि मैं यहां पर बना रहा हूं वेपर प्रेशर, और यहां पर मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस, ठीक है। और एक ग्राफ हम और बनाएंगे, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। तो चलिए दोनों देखते हैं। जहां पर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है लिक्विड फेस में और उधर वेपर फेस में। इससे पहले लेट भी कर लेते हैं। लेट क्या करना है, एक कंडीशन तो माननी ही पड़ेगी, लेट PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट। ये लेट कर लिया ताकि इंटरसेक्ट पॉइंट मिल जाए मेरे को, कहां कट लगना है, कौन सा PA नॉट ज्यादा दिखाना है या PB नॉट ज्यादा दिखाना है। तो ये कंडीशनल मैंने मान लिया, आप उल्टा भी ले सकते हो। तो चलिए, जब हम लोग लिक्विड वाला बनाते थे, ये तो आपने पहले भी बना रखा है, लिक्विड फेस के लिए जब आप बनाते थे तो लेट की यहां पर XA की वैल्यू 1 है तो XB की वैल्यू 0 होगी, और इस पॉइंट पर आकर XA की वैल्यू 0 हो गई और XB की वैल्यू 1 हो गई। तो XA की वैल्यू 1 है, इसका मतलब यहां मिल गया हमें PA नॉट, और यहां कहीं मिल गया मुझे PB नॉट, है ना। तो ये जैसे जैसे B के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ B को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जैसे जैसे A के मोल फ्रैक्शन कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, तो ये पार्शियल प्रेशर A को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लाइन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा ही हम बनाते थे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो ये वाले के लिए तो ये लिक्विड का कोई भी आप इक्वेशन ले लोगे तो उससे प्रूव हो जाएगा। यानी इसके लिए हमने फंक्शन क्या लिया, P इज इक्वल टू PA नॉट प्लस XB PB नॉट माइनस PA नॉट, ऐसा। अब आप देख सकते हो XB की वैल्यू को 0 पुट करो
तो पी ए नॉट बराबर आ जाएगा पी बराबर पी ए नॉट, ये मिल जाएगा। और एक्स बी की वैल्यू को अगर आप 1 पुट कर दोगे तो फिर से वही बात, पी ए नॉट कट जाएगा, पी बी नॉट मिल जाएगा। ये है। अब y एक्सिस पे आपने वेपर प्रेशर रखा, y बराबर mx प्लस c, तो स्लोप कैसा है, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, स्लोप नेगेटिव है। मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं, ये सब ये आपका स्लोप है जो कि नेगेटिव है, इसीलिए डिक्रीजिंग बना है। ये आपका इंटरसेप्ट है, y बराबर mx प्लस c जैसी लाइन है। अब आप यहां पर आ जाइए, ये 1 अपॉन p इज इक्वल टू 1 अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी 1 अपॉन पी ए नॉट पी बी नॉट माइनस 1 अपॉन पी ए नॉट। ये फंक्शन है। इस फंक्शन में मुझे ग्राफ बनाना है। अभी मैंने 1 अपॉन पी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूं, नहीं तो फिर वो स्ट्रेट लाइन जैसा बन जाएगा। मैं वेपर प्रेशर पी ही ले रहा हूं, तो वेपर प्रेशर पी पे ही रखना है, पी है, और मोल फ्रैक्शन वाई ए और वाई बी। तो जरा आप सोचो कि अगर आप यहां पर इफ वाई ए या वाई बी है, तो मैं वाई बी टर्म ले लेता हूं, वाई बी इज इक्वल टू 0। अगर वाई बी इज इक्वल टू 0 है, दैट मींस वाई ए इज इक्वल टू क्या है, 1। तो वाई बी की वैल्यू जरा 0 पुट करिए, तो वाई ए की वैल्यू 1 है, तो पी बराबर पी ए नॉट ही आएगा, तो पी इज इक्वल टू पी ए नॉट आ जाएगा। ओके, तो यहां कहीं मुझे पी ए नॉट मिल जाएगा। इफ वाई बी, तो यहां पर पी इज इक्वल टू पी ए नॉट मिल गया। ओके, इफ वाई बी इज इक्वल टू 1 देन वाई ए इक्वल टू 0। वाई बी की वैल्यू 1 रखिए, तो पी ए नॉट ये कट जाएगा, तो पी बराबर क्या आ जाएगा, पी बी नॉट। ये पी बराबर पी बी नॉट आ जाएगा, और पी बी नॉट छोटा है, तो इस पॉइंट से कुछ नीचे रखना पड़ेगा। अब यहां पर मैंने पी और इन सब में जब मेरे को ग्राफ बनाना है, तो अब की बार ये स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं, ये तो कर्व में जाएगा, और जब ये कर्व में जाएगा तो आप देख सकते हैं स्लोप आपका ये स्लोप होगा। तो अब इस टाइप के स्लोप में मुझे क्या करना होगा, तो कर्व में जाएगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कर्व में इस तरीके से। यानी कि अगर मैं वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ लिक्विड फेस में बनाऊंगा तो मुझे स्ट्रेट लाइन जैसा मिलेगा। अगर उसी वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस में बनाऊंगा तो मुझे कर्व मिलेगा। ठीक है, यहां आप लिख भी लेंगे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस is a curvical graph। और ये तो आप पहले से जानते हो, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस is a straight line graph। एक और बचता है, अगर मैं यहाँ इस ग्राफ को 1 अपॉन पी वर्सेस वाई ए वाई बी के टर्म्स में बनाऊं तो क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं। वेपर प्रेशर नहीं बल्कि ये 1 अपॉन पी कर रहा है, ये 1 अपॉन पी, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। अब की बार आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन बनेगा, वेपर फेस। तो अब क्या करना है जरा आप देखेंगे, अगर मैं 1 अपॉन पी, फंक्शन वही है 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी 1 अपॉन पी ए नॉट माइनस 1 अपॉन पी बी नॉट, फंक्शन तो यही है। तो मुझे इस पूरे टर्म को वाई एक्सिस पे बनाना है, तो ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, स्लोप, ये स्लोप हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, अगर फिर से मुझे वाई बी की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं, इफ वाई बी इक्वल टू 0, तो
YA बराबर 1। तो YB की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट की तो 1 अपॉन P इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन P इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन P होगा ना ऐसा। अब देखिए आपने लेट कर रखा था PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट, तो अगर यहां पर आप लिख भी देंगे PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट तो 1 अपॉन PA नॉट इज लेसर देन 1 अपॉन PB नॉट, तो 1 अपॉन PA नॉट छोटा होगा। तो अगर यहाँ पर YB की वैल्यू को मैं 0 पुट कर दूं और YA की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी, तो 1 अपॉन PA नॉट कुछ ऐसा मिलेगा और यहाँ पर 1 अपॉन PB नॉट कुछ ऐसा मिलेगा, जिसमें कि यहाँ YB की वैल्यू 1 है और यहाँ YA की वैल्यू 0। अब आप देख सकते हैं ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि ये y बराबर mx प्लस c जैसा ग्राफ बन रहा है। ये पूरा y एक्सिस में लिया mx प्लस c, तो ये बन गया। तो ये ग्राफ इस तरीके से यहाँ पर आप फिर से वही चीजें बता सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ A, वेपर प्रेशर ऑफ B, ये किस तरीके से आ जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड, तीनों ग्राफ नोट करें। इन अ बाइनरी सॉल्यूशन of two volatile component A and B whose vapor pressure are PA naught and PB naught respectively, mole fraction in liquid phase are XA and XB respectively, while the mole fraction in vapor phase are YA and YB respectively. Then draw a graph of 1 upon YA versus 1 upon XA. Draw a graph of 1 upon YA versus 1 upon XA. अब की बार आपको 1 upon YA versus 1 upon XA के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी तक आपने वेपर प्रेशर वर्सेस XA, वेपर प्रेशर वर्सेस YA YB, 1 upon P वर्सेस YA YB बनाया। अब आपको 1 upon YA वर्सेस 1 upon XA बनाना है। जल्दी से ट्राई करेंगे, बाकी सारी चीजें वही पुरानी है। तो कैसे सॉल्व होगा, फंक्शन होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, है ना। तो कोई एक रिलेशन ऐसा मिल जाए जिसमें YA और XA के बीच में रिलेशन। तो हमने अभी पढ़ा था डाल्टन्स लॉ लगाकर कि YA और XA के बीच में रिलेशन, तो YA और XA के बीच में रिलेशन क्या था, PA नॉट इंटू XA अपॉन P टोटल, याद आ रहा है आपको, यही था। YA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA अपॉन P टोटल, और P टोटल क्या होता है, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। तो इसका मतलब YA इज इक्वल टू हो गया PA नॉट इंटू XA अपॉन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। आप इसका रेसिप्रोकल करो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन YA मिल जाएगा और यहाँ आ जाएगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB को अच्छा मैं 1 माइनस XA लिख सकता हूँ और अपॉन में आ जाएगा PA नॉट इंटू XA, PA नॉट इंटू XA। अब आप यहाँ पर देखो, इस ऊपर वाले में PB नॉट प्लस इसमें भी PB नॉट XA है और इसमें PA नॉट XA है, इसका मतलब XA कॉमन हो गया और ये बन गया PA नॉट माइनस PB नॉट। तो वही बात हो गई, P टोटल को ऐसे भी लिख सकते थे हम, डायरेक्ट भी लिख सकते थे ऐसे, और ये PA नॉट इंटू XA। अब आप क्या करो, दोनों को अलग अलग डिवाइड करो, तो ये आ गया PB नॉट अपॉन PA नॉट इंटू 1 अपॉन XA प्लस PA नॉट माइनस PB नॉट अपॉन PA नॉट।
ये आ गया 1/y। अब आप देख सकते हो इसको तो हम बनाएंगे y एक्सिस पे, इसको हम बनाएंगे x एक्सिस पे, तो ये हमारा हो जाएगा स्लोप और ये हो जाएगा हमारा इंटरसेप्ट। तो स्लोप और इंटरसेप्ट मिल गए। अब इस ग्राफ को आपको ड्रॉ कर लेना है। तो स्लोप भी पता चल गया और इंटरसेप्ट भी पता चल गया। इंटरसेप्ट PA0 माइनस PB0 अपॉन PA0, PA0 माइनस PB0 कैसा है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू और ये PB0 भी पॉजिटिव वैल्यू है, PA0 भी पॉजिटिव वैल्यू, तो ये स्लोप भी हमारा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तो ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है 1/YA वर्सेस 1/XA इनके बीच में। तो 1/YA और 1/XA के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर मैं 1/XA की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा तो मेरे पास 1/YA की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? ये PA0 माइनस PB0 अपॉन PA0। ये कुछ इंटरसेप्ट मिल जाएगा, मैं मान लेता हूं यहां तक, यानी कि ये वैल्यू हो गई PA0 माइनस PB0 अपॉन PA0। ये कुछ इंटरसेप्ट मिल गया। अब क्या करना है मुझे? फिर मुझे ये दिखाना है 1/XA, तो स्लोप ये है। अब आप देख लो यहां से ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, यहां से आपका स्लोप आ जाएगा। 1/XA की वैल्यू को ये 0 करने से मिला। अगर ये 1/XA की वैल्यू को आप 1 कर देते तो क्या हो जाता? ये आपका PB0 अपॉन PA0 कैंसिल हो जाता और ये PA0 अपॉन PA0 1 बन जाता, तो YA की वैल्यू 1 हो जाती। YA की वैल्यू 1 हो जाती, जहां होगी वहां टच कर जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग नोट करेंगे, चलते हैं अपने आगे के टॉपिक पे। कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेशन। हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देख लिया, उसमें मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज देख लिया, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज देख लिया। अब हम लोगों को आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेशन के बारे में भी जानना है। ये कंडेंसेशन का कांसेप्ट क्या है, आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेशन, आफ्टर सेकंड कंडेंसेशन, ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाया है मैंने, इसको नोट कर लेंगे। हेडिंग अपनी है कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन। देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास एक क्लोज कंटेनर में लिक्विड था, सॉल्यूशन A और B का बना हुआ, लिक्विड सॉल्यूशन A और B का बना हुआ। इससे क्या हुआ, इसकी वेपर्स बनी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A PA0, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B PB0 ले लिया मैंने। मोल फ्रैक्शन ऑफ A लिक्विड फेज XA और वेपर फेज में YA आ जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज XB और मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज YB। ये मैंने कंसीडरेशन पहले वाला ही किया। आपको नया क्या सीखना है वो समझ लो। लिक्विड से वेपर बनेगा, अगर उस वेपर को मैं किसी सक्शन पंप के थ्रू एक्सट्रैक्ट करूं और वो पाइप में जिस पे वेपर जा रही है वहां पर कंडेंसर भी लगा हुआ है, यानी उन वेपर्स को, बेसिकली मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, अगर वो जो वेपर्स बनी है लिक्विड से, अगर उन वेपर को मैं दोबारा कंडेंस करा लूं, तो जब मैं दोबारा कंडेंस करा लूंगा तो वो लिक्विड फेस में आ जाएगा या नहीं। अब जब ये लिक्विड फेस में आ जाएगा और फिर से इसका वेपर बनेगा, फिर से इसका वेपर प्रेशर जनरेट होगा, तो ये कंडेंसर लगा है। तो फर्स्ट टाइम जो लिक्विड से वेपर बना और वेपर को कंडेंस कराकर मैं यहां पर लेकर आया, इसी को बोलते हैं फर्स्ट कंडेंसेशन, आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेशन। अब आपके पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसी से आप लिखोगे। कॉन्सेप्ट और लॉजिक सीधा सा ये था कि लिक्विड से जो वेपर बन रहा था वो वेपर को मैंने कंडेंसर के थ्रू कंडेंस करा लिया। कंडेंस करा लिया तो मेरे पास फिर से एक नया लिक्विड का अमाउंट आ गया। अब इनके मोल फ्रैक्शन अलग होंगे, फिर इनसे वेपर बनेगा और इनसे जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा वो नया वेपर प्रेशर कहलाएगा, और वो वेपर प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेशन। यहां पर जो जनरेट होगा उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यहां पर जो जनरेट होगा उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेशन। आप सोचिए, इन वेपर को अगर कंडेंस करा के किसी दूसरे बीकर में निकाल दिया जाए तो वो आफ्टर सेकंड कंडेंसेशन एंड सो ऑन, ये होता रहेगा। तो आप सबसे पहले तो ये डायग्राम पूरा नोट कर लेंगे, ये पॉइंट्स ये लिख लेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ A एंड B, वोलेटाइल कंपोनेंट है।
लेट अस कंसिडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, जो कि वोलेटाइल कंपोनेंट है. After the condensation of vapors of after the condensation of the vapors of solution containing A and B, ब्रैकेट में लगा के लिखेंगे containing A and B, we will get a new amount of liquid solution containing A and B. This is called first condensation, and the vapor pressure generated by the new amount of liquid vapor, लिक्विड से जो वेपर बनेगा, is called vapor pressure after first condensation. जैसे यहां पर मोल फ्रैक्शन क्या हुआ करता था, XA और XB. यहां वेपर्स में क्या हुआ करता था, मोल फ्रैक्शन YA और YB. अब यहां पर जो मोल फ्रैक्शन होगा इसको हम लोग बोलेंगे XA डैश और XB डैश से, और यहां पर जो होगा उसको YA डैश और YB डैश. समझ गए आप लोग फर्स्ट कंडेंसेशन का मतलब. ठीक इसी तरीके से सेकेंड कंडेंसेशन अगर लगाना है आपको, तो यहां से वेपर्स को फिर से इकट्ठा करते जाइए, कंडेंस करते जाइए, और किसी कंडेंसर के थ्रू किसी दूसरे कंटेनर में उसको आप रिसीव कर लीजिए, तो आपको सेकेंड कंडेंसेशन एंड सो ऑन ये मिलता जाएगा. तो मेरे ख्याल से आपको कंडेंसेशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा. अब इसको न्यूमेरिकली अप्लाई कैसे करना है इस बात को समझना और रह गया. तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, तो क्वेश्चन लिख लेंगे सबसे पहले आप लोग. इसमें और कुछ नहीं जानना है आपको सिर्फ समझना है. आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेशन, कोई बोलेगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बताओ आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेट, आफ्टर फर्स्ट डिस्टिलेट, तो इसका मतलब आपको फर्स्ट कंडेंसेशन के बाद वेपर प्रेशर बताना है. इस बात को समझाने के लिए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे. मैं लैंग्वेज कुछ नहीं यूज कर रहा हूं. PA नॉट आपको डेटा बता दे रहा हूं. PA नॉट 300 mm ऑफ Hg है. PB नॉट है. लेट अस कंसीडर फॉर, या आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो लिख लेंगे, फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ A एंड B whose vapor pressure PA naught and PB naught. Moles of A, moles of A 3 ले लेते हैं, moles of B 5 ले लेते हैं. ठीक है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है. पहला पार्ट, तो कैलकुलेट आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप मेरे को वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बताओगे. फर्स्ट पार्ट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे आप राउल्स लॉ लगा के सॉल्व करते थे वैसे ही आप कैलकुलेट करोगे. सेकंड, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज बताओगे. मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज बताना है आपको. थर्ड, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन
आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेट और लास्ट मोल फ्रैक्शन of A and B in vapor phase after first condensate। अगर दिखाई ना दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, आप लिखते रहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B in vapor phase after first condensate। ये 4 पार्ट है, सॉल्व करने हैं, जल्दी से ट्राई करेंगे आप। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है? तो PA नॉट PB नॉट अपने को दे रखा है, NA और NB दे रखा है। तो पहला पार्ट मैं सॉल्व करने जा रहा हूं जिसमें मुझसे पूछा गया वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो P ले लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, वो फॉर्मूला क्या लगेगा, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। फॉर्मूला नहीं भूलना है, याद रखना है आपको क्या यूज करना है, तुरंत ये आपके माइंड में आना चाहिए। तो PA नॉट की वैल्यू है 300, मोल फ्रैक्शन ऑफ A 3/8 प्लस 500 इंटू 5/8। ये आप सॉल्व कर लेंगे। 900 प्लस 2500 बाय 8, ये हो जाएगा 3400 बाय 8। 3400 बाय 8 डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 425 mm ऑफ Hg। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपका, 425 mm ऑफ Hg। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज, ये भी सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सिंपल सा है, अभी तक कुछ नया नहीं आया। फर्स्ट कंडेंसेट थर्ड पार्ट से स्टार्ट होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B, देखिए आपके पास XA 3/8 है और आपके पास XB 5/8 है, ठीक है ना। आपको YA निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे, राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को कंपेयर कर रहे थे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, YA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA अपॉन P टोटल। PA नॉट इंटू XA अपॉन P टोटल। तो हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो PA नॉट की वैल्यू तो हो गई 300 और XA की वैल्यू है 3/8 और अपॉन में P टोटल, तो P टोटल आ चुका है 425। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसका आंसर जानना है तो मैं वो भी बता देता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ A है ना, YA इन वेपर फेज, तो 300 इंटू 3, ये हो गया हमारा 900 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 425। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा ये आपका 0.265। 0.265। तो ये YA की वैल्यू होगी 0.265 और 1 से लेस कर देंगे तो YB आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.735। 0.735 के आसपास। ओके, तो ये सेकेंड पार्ट भी हो गया अपना। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। यहां से अपना आज का टॉपिक जो हम लोगों ने ये वाला देखा, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेशन का, अब यहां पर कंसेप्ट यूज होगा। तो हमसे पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेट। जरा आप ध्यान से देखो कि जो YA और YB कंडेंसेट होकर गया है, एक्चुअल में ये YA और YB ही तो वो वेपर्स है जो पूरी की पूरी कंडेंसेट हो गई। हाँ, यहां पर मुझे ये लेट करना पड़ेगा कि जितनी भी वेपर थी वो पूरी की पूरी वेपर को मैं ले गया, कंडेंसेट करा दिया। तो इसका मतलब ये जो हमारा YA है
आफ्टर कंडेंसेशन मुझे क्या पता चला, आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेशन, आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेशन मुझे ये पता चला कि जो YA है एक्चुअल में वही XA डैश और जो YB है वही XB डैश है। मुझसे ये भी पूछा जा सकता था एक बार और ऐड करके, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन लिक्विड फेज आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेट, जो कि लास्ट में पूछा गया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेट, यहीं पर एक बन जाता है इन लिक्विड फेज आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेट। तो वो कुछ भी नया नहीं था, जो आपने YA और YB निकाला वही XA डैश और XB डैश। अब आपको वेपर प्रेशर निकालना है, तो आप थर्ड पार्ट पे आ गए हो, P डैश आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेट, आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेट आप ये प्रेशर निकाल लो, तो वो क्या हो जाएगा, PA नॉट इंटू XA डैश प्लस PB नॉट इंटू XB डैश, और वो क्या हो जाएगा 300 इंटू XA डैश की वैल्यू क्या है, XA डैश ही एक्चुअल में YA है तो 0.265 प्लस PB नॉट जो कि 500 है इंटू XB डैश, ये रहा XB डैश YB के बराबर है 0.735। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आपका 447 mm ऑफ Hg P डैश। तो ये हो गया थर्ड पार्ट 447। ओके, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेट। तो फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज आफ्टर फर्स्ट कंडेंसेट। यानी मैं YA डैश और YB डैश निकालने में इंटरेस्टेड हूं, तो फॉर्मूला तो बिल्कुल यही वाला रहेगा, है ना। तो YA डैश बराबर क्या हो जाएगा, PA नॉट फर्स्ट कंडेंसेट में। अब आप देखिए यहां पर जो भी वेपर प्रेशर होगा, मोल फ्रैक्शन A का होगा वेपर फेज में, वो हमेशा PA नॉट इंटू XA, लेकिन आप यहां XA नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे XA डैश, क्योंकि XA तो यहां था, यहां पर लिक्विड के मोल फ्रैक्शन क्या है XA डैश, तो इंटू XA डैश अपॉन टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना आ रहा है, P नहीं, P तो वहां था वेपर प्रेशर, यहां का वेपर प्रेशर कितना है P डैश, जो कि ये वाला है। तो आप ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 300 इंटू XA डैश, तो XA डैश आपका कितना है YA के बराबर, जो कि है 0.265 डिवाइडेड बाय P डैश, जो कि आ गया आपका 447। ये आपको सॉल्व करना है, तो ये आपका YA डैश की जो वैल्यू आएगी 300 इंटू 0.265 अपॉन 447, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.178। ये मोल फ्रैक्शन। ओके, मैं इसीलिए आपको आंसर बताता भी जा रहा हूं ताकि आप एक बार चेक कर लें, मे बी पॉसिबल कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो, बट कंसेप्ट यही है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और तो 0.822 YB डैश, ये हो गया आपके चारों पार्ट सॉल्व। आइडियल और नॉन आइडियल में अपने को पढ़ना है, आइडियल नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहले पॉइंट से। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, which follows, टेबल फॉर्म में आप जल्दी और सिंक्रोनाइज वे में समझ जाएंगे, which follows राउल्स लॉ, उसे हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल में चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, which do not follows राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करे कंप्लीट, उसे आप कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between pure A and pure B। A पार्टिकल में ही
या बी बी पार्टिकल में force of attraction in between pure A and pure B is identical with respect to AB mixture. मिक्सचर में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, आप इसको शॉर्ट में समझ लें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन before mixing is approximately similar to force of attraction after mixing. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उतना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज की। तो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, चेंज की बात कर रहे हैं, इक्वल टू 0 डेल्टा वी मिक्सचर, यानी बिफोर मिक्सिंग जो वॉल्यूम था, आफ्टर मिक्सिंग भी वॉल्यूम वही रहा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। ये हो रहा होगा आइडियल सॉल्यूशन। एंथैल्पी चेंज पे बात कर लेते हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग वो भी 0, यानी बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग एंथैल्पी चेंज इज सेम। बिफोर मिक्सिंग इक्वल टू या अप्रोक्सीमेटली सेम, एंथैल्पी चेंज आफ्टर मिक्सिंग। वेपर प्रेशर की बात कर लेते हैं। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद बराबर ही रहा, यानी वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। वेपर प्रेशर हैज नो चेंज। मतलब हुआ ये कि जो हम P कैलकुलेटेड निकालते हैं, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, वो होता है PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB, और हम जो लैब में ऑब्जर्व करेंगे वेपर प्रेशर मैनोमीटर के थ्रू, P ऑब्जर्व, वो P कैलकुलेटेड के बराबर ही होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होगा, इसीलिए तो डेविएशन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, इसीलिए तो डेविएशन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे डेल्टा एस मिक्सिंग। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो पॉजिटिव ही रहेगा। कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाएगा, नीट में खास करके ये आ सकता है, जेईई में भी आ सकता है कि डेल्टा एस मिक्सिंग आइडियल में क्या होता है, तो आप 0 0 देख के इसमें भी 0 लगा दोगे, यही आपकी गलती होगी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हर अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है और उसके लिए पूछा जा रहा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी होगा, और मिक्सिंग के बाद डेल्टा एस तो पॉजिटिव ही आना है, तो डेल्टा एस मिक्सचर तो पॉजिटिव ही है क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रही है, रैंडमनेस विल इंक्रीज। और डेल्टा जी मिक्सचर वो नेगेटिव है, क्यों है? स्पॉन्टेनियस की वजह से, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वजह से। अभी इसमें और भी बहुत कुछ है, नीचे चलता जाएगा, ऐसे इरेज भी करूंगा। इतने ही पॉइंट जरा इधर भी देख लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और आउट का तो नहीं फॉलो करेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन क्यों होता है, क्यों बोलते हैं हम कि पॉजिटिव डेविएशन? तो देखिए होता क्या है, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्योर ए एंड प्योर बी आइडेंटिकल था मिक्सचर में,
यानी बिफोर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सेम होगा, है ना। अब यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन after mixing A and B will decrease, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, यानी प्योर A और प्योर B में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ज्यादा था और A और B में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। अब मैं आपको बताता हूं पॉजिटिव का क्या मतलब होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग डिक्रीज हो गया, इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज हो गया, क्योंकि वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज, दैट मींस कि अब की बार ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर बड़ा होगा और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर तो आप राउल्स लॉ से कैलकुलेट करोगे, तो वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से बड़ा आएगा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, और इसी कैलकुलेटेड यानी आइडियल वाली लाइन से वेपर प्रेशर हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट पॉजिटिव डेविएशन। मतलब समझ में आया आपको? एक बार फिर से रिपीट करता हूं, प्योर ए और प्योर बी में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और मिक्सिंग के बाद ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम। अगर ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इसका मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई, वेपर प्रेशर बढ़ गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ गया, तो आप जो कैलकुलेट कर रहे होगे PA नॉट इनटू XA PV नॉट इनटू XB, उससे तो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर आया, बट आपके कैलकुलेट करने के हिसाब से ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कुछ और ही आया, वो ज्यादा आया। अब वो वेपर प्रेशर अगर ज्यादा आया तो इसका मतलब P ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन P कैलकुलेटेड। तो आइडियल वाली लाइन से ऊपर से जाएगा वेपर प्रेशर, और ऊपर से जाने का मतलब हो गया कि यहां पर डेविएशन कैसा आया, पॉजिटिव। अगर वही आइडियल वाली लाइन से नीचे से जाता, वो कब होता, वो इसका उल्टा होने पर होता। यानी इधर वाले में क्या लिखना होगा अपने को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग A and B will increase। तो प्योर A और प्योर B में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम था, और आफ्टर मिक्सिंग A और B के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, यानी ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम है और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो आइडियल वाली लाइन से नीचे से जाएगा वेपर प्रेशर की लाइन, वेपर प्रेशर का कर्व। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी मिक्स, ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। वो क्यों, क्योंकि आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो इसका मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ा है, तो वॉल्यूम मिक्सिंग के बाद कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहां पर वॉल्यूम मिक्सिंग के बाद कैसा आएगा, वी मिक्स। अब आप समझ ही गए होंगे, नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं एंथैल्पी चेंज की, डेल्टा एच ऑफ द मिक्सचर। अभी आइडियल में तो क्या था, एंथैल्पी चेंज बराबर था बिफोर मिक्सिंग बराबर आफ्टर मिक्सिंग। पॉजिटिव डेविएशन में ये चीज पॉजिटिव ही रहेगी। पॉजिटिव रहेगी का मतलब क्या है, आप फिर से समझ लो, प्योर ए और प्योर बी में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ये जब बनेगा तो इससे इंटरेक्शन जो होगा उससे एनर्जी रिलीज कम होगी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा है और एनर्जी रिलीज कम है, तो नेट में एंथैल्पी चेंज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब आप इधर भी समझ लो, ए और बी को तोड़ने में कम एनर्जी लग रही है, हीट एब्सॉर्ब कम है, और जब ए बी बन जाता है तो हीट एनर्जी रिलीज ज्यादा है, तो नेट में एंथैल्पी चेंज कैसा आने वाला है, डेल्टा एच मिक्सचर कैसा हो गया, नेगेटिव। डेल्टा एच ऑफ द मिक्सचर कैसा हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। ओके,
वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर P ऑब्जर्व इज ग्रेटर देन P कैलकुलेटेड। P कैलकुलेटेड कैसे कर रहे होंगे? PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB, यानी आइडियल वाली लाइन को मार्क कर रहे होंगे, और उससे ऊपर जाएगा हमारा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। ठीक इसी तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ बढ़ गया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, तो P ऑब्जर्व्ड इज लेसर देन P कैलकुलेटेड। और यहाँ पर भी P कैलकुलेट करने का तरीका वही है, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB, जैसा कि आप किया करते थे पिछले लेक्चर्स में, आपको बताया था न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा S मिक्सचर वो पॉजिटिव ही रहेगा, डेल्टा G मिक्सचर वो नेगेटिव ही रहेगा, और सेम यहाँ पर भी डेल्टा S मिक्सचर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव देखकर नेगेटिव ना लिख देना, और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव देख के यहाँ पॉजिटिव ना लिख देना। डेल्टा G मिक्सचर ये नेगेटिव रहेगा। ये पॉइंट तो बिल्कुल कॉमन है, आप समझ ही गए होंगे। ओके, पहले तो आप इतना नोट कर लेंगे जल्दी से, और फिर इसी के नीचे आगे पॉइंट्स बनाते जाएंगे। मेरी कॉपी में जगह नहीं है तो मैं यहाँ से अब स्टार्ट कर दूंगा इसको इरेज करके, जल्दी से नोट करिए। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जल्दी से एग्जांपल्स लिख लेंगे, क्योंकि जो रटने वाला क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल, वो आपको 4 एग्जांपल देगा और उसमें पूछेगा इसमें से कौन सा पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, कौन सा नेगेटिव का है, कौन सा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। तो अब जरा आप एग्जांपल भी लिख लेंगे। अब इसके आगे लिखेंगे आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल स्टडी पे आते हैं। आइडियल का ग्राफ तो हम लोगों ने पहले से भी बना रखा है, अपने को सिर्फ नॉन आइडियल पे फोकस करना है थोड़ा। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। चलिए देखिए, अगर मैं बोलूं आपसे कि XB की वैल्यू शुरुआत में 1 थी और XA की वैल्यू फिर 0 थी, और यहाँ पर XB की वैल्यू 0 हो गई, XA की वैल्यू 1 हो गई। आप कुछ भी ले सकते हो, ये तो आपको भी पता है। तो ये PB नॉट हो गया, ये PA नॉट हो गया, फिर अपने को लेट करना पड़ेगा PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट। अब देखिए B के मोल फ्रैक्शन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और A के मोल फ्रैक्शन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये जो लाइन ये डिफाइन PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB को डिफाइन कर रहा है। ये है वेपर प्रेशर, ये हमारी आइडियल की लाइन है। पॉजिटिव डेविएशन में देखिए क्या होगा, फिर से मैं वही कट बना दे रहा हूँ, PB नॉट, ये नॉट, ये था P कैलकुलेटेड, और वो P कैलकुलेटेड आप दे रहे थे PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB के बराबर। और अब की बार P ऑब्जर्व्ड कैसा आया है आपका, P कैलकुलेटेड से बड़ा, तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से बड़ा आया, और ये डेविएशन होगा पॉजिटिव। ये ऐसे लिखना है। यहां तक कि वेपर प्रेशर ऑफ A में भी पॉजिटिव डेविएशन आया होगा, और वेपर प्रेशर ऑफ B में भी पॉजिटिव डेविएशन आया। तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्व्ड। अब नेगेटिव में आ जाते हैं, चलिए नेगेटिव में देखते हैं। वेपर प्रेशर वर्सेस बराबर 0, XA बराबर 1, PB नॉट। अब नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये रहा अपना ऑब्जर्व्ड वेपर, ये होगा हमारा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है P ऑब्जर्व्ड को। इसी तरीके से ये पॉइंट भी नीचे से जाएगा, और ये पॉइंट भी इधर से जाएगा, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है P कैलकुलेटेड को, जो कि PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू। यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर के लिए अगर आपको बात करनी हो, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ वाले पे मैक्सिमम प्रेशर आपका, इस पे टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ कहीं एक पॉइंट आएगा, ये आपको बताएगा P मैक्स, मैक्सिमम प्रेशर इस लाइन में। इसमें अगर आपको मिनिमम देखना है तो यहाँ कहीं पे आएगा, ये आपको P मिनिमम बताएगा। जियोट्रॉपिक मिक्सचर, जियोट्रॉप कब आएगा, जब आपका नेगेटिव डेविएशन होगा, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कब आएगा, जब आपका पॉजिटिव डेविएशन आ रहा होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, और नेगेटिव डेविएशन में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। आज फिर से हम लोग इन दोनों को जरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग डाल देंगे आप आगे, मैक्सिमम
बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, इसका मतलब लिख लेंगे। मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाइए। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर द सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, फॉर द सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आपको कहां मिलेगा, नेगेटिव डेविएशन में। फॉर द सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, with negative deviation, there is an intermediate stage, there is an intermediate stage where the vapor pressure of the solution, where the vapor pressure of the solution is found to be minimum, where the vapor pressure of the solution is found to be minimum, यानी कि आपका नेगेटिव डेविएशन में क्या होता था, P ऑब्जर्व्ड, P कैलकुलेटेड, जिसे आप राउल्स लॉ से कैलकुलेट करते थे, तो P कैलकुलेटेड से P ऑब्जर्व्ड क्या आता था, छोटा आता था। क्योंकि जब भी नेगेटिव डेविएशन होता था तो नेगेटिव डेविएशन में ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम होता था। फिर से एक बार आप जान लो, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। तो फोर्स बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो वेपर प्रेशर इज फाउंड टू बी मिनिमम, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू को अगर देखा जाए तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू छोटी आई कैलकुलेटेड वैल्यू से। तो आप लिख भी लेंगे वहां पर, वेयर द वेपर प्रेशर इज फाउंड टू बी मिनिमम, P ऑब्जर्व्ड इज मिनिमम। और अगर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर मिनिमम होगा देन देयर विल बी अ मैक्सिमम बॉइलिंग टेम्परेचर। तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। देन देयर विल बी अ मैक्सिमम बॉइलिंग टेम्परेचर। यहां पर हम लोग टेम्परेचर केल्विन स्टैंडर्ड में लेंगे। It is called maximum boiling azeotrope. It is called maximum boiling azeotrope. Maximum boiling azeotrope. चलिए अब मेरे साथ देखिए। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग टेम्परेचर जो होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर की बात करेंगे हम, वो डिक्रीज होगा। यानी वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। टेम्परेचर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वैसे भी वेपर प्रेशर जाएगा बढ़ेगा तो टेम्परेचर तो कम आएगा। दूसरी बात जो मैं आपको ग्राफ बना के समझाने वाला हूं, उनको उसके लिए ये सब समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये कि जब आप वेपर प्रेशर या प्रेशर, वेपर प्रेशर की मैं बात ही नहीं करता, प्रेशर अगर आप बढ़ा रहे हो तो आप लिक्विड से वेपर की तरफ जा रहे होगे या वेपर से लिक्विड की तरफ जा रहे होगे। जरा जल्दी से सोचो कि अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे होगे तो आप लिक्विड से वेपर की तरफ जा रहे होगे या वेपर से लिक्विड की तरफ जा रहे होगे। लिक्विड से वेपर की तरफ अगर आपको जाना है, गैस की तरफ, लिक्विड से गैस की तरफ अगर आपको जाना है तो आपको प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा या आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। आप ऐसे सोचो, इंक्रीज और डिक्रीज। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो आप लिक्विड से किस तरफ जाएंगे, वेपर की तरफ, लिक्विड से गैस की तरफ। अगर मैं कहूं कि आपको गैस को कंप्रेस करना है तो गैस को कंप्रेस कब करना होगा, बल्कि ये उल्टा हो जाएगा, वेपर से लिक्विड की तरफ। अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो वेपर को कंप्रेस करके लिक्विड में ले आओगे, और अगर आप प्रेशर घटा दोगे तो आप लिक्विड से वेपर की तरफ चले जाओगे। प्रेशर घटाएंगे तो लिक्विड से वेपर की तरफ जाएंगे, है ना। पहले तो ये बात आप समझ लेना है सीधा।
क्योंकि अब हमारे पास जो मिक्सचर आएंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, उनमें वेपर कहाँ रहेगा और लिक्विड कहाँ रहेगा, तो ये वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में समझना जरूरी है। और इसका जस्ट उल्टा होगा बॉइलिंग पॉइंट में। तो चलिए अब जरा ग्राफ बना के देखते हैं। हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं। तो ग्राफिकल एनालिसिस में क्या करते हैं हम, जैसे मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, इधर नहीं आ पाएगा तो मैं इधर कर देता हूं। ये कर्व मैं जो पहला बना रहा हूं, ये टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, और यहां पर हमारा कौन सा सिस्टम है, कोई एक एग्जांपल ले लेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप यानी कि नेगेटिव डेविएशन का। तो जैसे मैं वाटर और HNO3 ले लेता हूं, वाटर प्लस HNO3 सिस्टम ये ले लेता हूं। तो वाटर प्लस HNO3 सिस्टम, तो यहां मैं वाटर और यहां पर HNO3 ऐसे बना लेता हूं। ओके, एक तो ये वाटर और HNO3 के कॉम्पोजिशन और बॉइलिंग टेम्परेचर पे कैसे वेरिएशन होगा इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, बॉइलिंग टेम्परेचर। और फिर इसी में एक में वेपर प्रेशर जो हम लोगों ने पिछली क्लास में बनाया था, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये कर्व जो बना रहा हूं मैं, ये वेपर प्रेशर और वर्सेस कॉम्पोजिशन। जैसे ए और बी, नेगेटिव डेविएशन में क्या था, ए और बी था। जैसे मैं एक्स ए और एक्स बी की बात करूं, और फिर से लेट कर लेते हैं, लेट पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट। तो ए मोर वोलेटाइल है, एक्स ए 1 एक्स बी 0, और यहां पर एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर लिख दे रहा हूं मैं 0, और एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर मुझे एक पी ए नॉट टर्म मिल जाएगा और एक पी बी नॉट टर्म मिल जाएगा। और अगर मैं कैलकुलेटेड की बात करूं तो ऐसे जाना चाहिए था, जो कि हम आइडियल में करते थे, बट नेगेटिव डेविएशन है, तो नेगेटिव डेविएशन में ये हमारा ऐसे कुछ जाता था। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पूरा बता दिया था। ये लाइन जो होगी ये P ऑब्जर्व्ड की होगी, और ये लाइन जो है ये P कैलकुलेटेड की है। फिर मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यहां कंपेयर किया जाए, तो क्योंकि यहां पर इस ब्लैक वाली लाइन से हम लोग ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर हमारा क्या चल रहा है नीचे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाने की वजह से हमारा ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर नीचे आ गया। यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर अगर मैं किसी भी पॉइंट से अगर उधर जाऊंगा, तो इस लाइन को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिलेगा। लेकिन ये मुझे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी पर मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। फिक्स्ड कॉम्पोजिशन पे जाकर ए और बी दोनों ही सब्सटेंसेस एक साथ एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होंगे। बॉइलिंग वाला ग्राफ ये है, यहां पर देख लेते हैं। पहले तो आप ये देख लो, ये तो आपको पिछले टर्न पे बना के बताया था, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने। इसको अगर आप चाहो तो फिर से एक बार नोट कर सकते हो। और अब हम लोग इस पे आते हैं कि इसका कितना कितना रेशियो या क्या कॉम्पोजिशन होना चाहिए जिसपे ये एक साथ बॉयल करते हैं। तो इनके एक साथ बॉयल करने को लेके बताता हूं। तो हमारे पास वाटर है और HNO3 है। तो शुरुआत में मैंने यहां पर वाटर 0 और यहां पर 100% ले रखा है, और यहां पर हमारा ये 100 और ये 0 बन जाएगा। ये परसेंटेज में है सारी चीजें। चलिए अब देखिए, यहां पर वाटर और HNO3 सिस्टम एक नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, और ये कैसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को डिफाइन करेंगे। तो अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 373 केल्विन।
तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होगा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं BP ऑफ H2O 373 केल्विन, और BP ऑफ HNO3 ये आपको नहीं पता होगा तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आप लिख लोगे 359 केल्विन, 359 केल्विन। ओके, तो 359 वाला पॉइंट एक हो गया और एक 373 वाला। तो किसका BP आपको ज्यादा दिख रहा है? 373। और यहां पर वाटर क्या है? मैक्सिमम 100% है, तो यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं 373 केल्विन को वाटर के लिए, और यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं 359 केल्विन। ये किसके लिए हो गया? HNO3 के लिए, क्योंकि यहां पर HNO3 वाला 100% है। अब आप देखो, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन रहा है, वेपर प्रेशर, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ये भी नहीं होगा मिक्सचर का और ये भी नहीं होगा, ये एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन पे जाकर इन दोनों से ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो इन दोनों से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा उसको अब ये जो पॉइंट आया ये है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इस पॉइंट को मैं बता रहा हूं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, और ये आता है 393.5 केल्विन। सो दिस इज अवर कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप। कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर है, ये बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है। और यहां पर जो परसेंटेज आता है, आप सारे एग्जांपल तो नहीं याद कर पाओगे, बट एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक आध अच्छे से आना चाहिए, तो ये आप नोट कर लेंगे। ये 32% और ये 68% आता है। 32% हमारा वाटर और 68% हमारा HNO3 जब होगा तो ये एक साथ बॉइल करेंगे। इसे कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। डायग्राम आप बना लेंगे। मेरे ख्याल से जो भी छोटी छोटी क्वेरीज आपके मन में अगर होगी भी तो वो सारी मैंने आपको डायग्राम बनाते समय पूरा बता दिया, कौन सा पॉइंट कहां से लेके चल रहे हैं, क्यों लिया उसको। अब ये कर्व के बारे में थोड़ा सा और बचा, वो और बता देता हूं मैं। ये वेपर ऊपर रहेगा और लिक्विड नीचे। V का मतलब है वेपर और L का मतलब है लिक्विड। जल्दी से नोट कर लेंगे इसे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की तरफ। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की डेफिनेशन लिखेंगे। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अभी पढ़ा था आपने मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और अब आप पढ़ने जा रहे हो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो जैसे कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नेगेटिव डेविएशन में था, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पॉजिटिव डेविएशन में होगा। जल्दी से डेफिनेशन लिखेंगे। फॉर द सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, फॉर द सॉल्यूशन with positive deviation, there is an intermediate stage, there is an intermediate stage where the vapor pressure of the solution is found to be maximum, where the vapor pressure of the solution is found to be maximum। देखिए, जब आपको पढ़ाया था मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो बॉइलिंग टेम्परेचर मैक्सिमम, तो वेपर प्रेशर मिनिमम। वेपर प्रेशर मिनिमम यानी P ऑब्जर्व्ड मिनिमम। P ऑब्जर्व्ड कम कब होता है? जब नेगेटिव डेविएशन होता है। ऐसे आप याद रखो। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर कम। बॉइलिंग टेम्परेचर कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा, यानी ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा। अगर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ज्यादा कहां होता है? पॉजिटिव डेविएशन में। ओके, तो लिख लिया होगा आपने। फॉर द सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, there is an intermediate stage where the vapor pressure is found to be maximum,
where the vapor pressure is found to be maximum, then the boiling temperature is found to be minimum. This is called minimum boiling azeotrope. ओके, अब आप डायग्राम बना लेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाना है? जैसे आपने मैक्सिमम में बनाया था वैसे ही आपको मिनिमम में बनाना है। ग्राफ तो वही से ही बनेगा। अब ग्राफ में जैसे ये वाला मैं वेपर प्रेशर पे और यहां पर मोल फ्रैक्शन पे ले रहा हूं, तो यहां फिर से XA की वैल्यू 1 और XB की वैल्यू 0, और यहां पर XA की वैल्यू 0 और XB की वैल्यू 1, और ये मेरे पास पॉजिटिव डेविएशन है। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, फिर से मैंने लेट कर रखा है, लेट PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट। तो इसका मतलब यहां पर कहीं आ गया होगा PA नॉट, यहां कहीं आ गया होगा PB नॉट। तो ये तो लाइन हो गई आइडियल के अकॉर्डिंग। अब आप चाहो तो आइडियल वाली ना भी बनाओ चलेगा, क्योंकि आपको तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाना है। तो ये रहा आपका पॉजिटिव डेविएशन। ओके, यहां पर अगर उसी फिक्स प्रेशर पे अगर आप ATM से कंपेयर करोगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि ये आपका क्या बन गया, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। लेकिन फिर वही बात है कि किसी पर्टिकुलर, जैसे आपने पिछले वाले एग्जांपल में देखा 32% और 68% पे जाकर एक साथ बॉयल होते हैं, वैसे नहीं बॉयल होंगे एक साथ। तो किसी पर्टिकुलर इंटरमीडिएट स्टेज पे आकर वो बॉयल होंगे। ओके, ये बना लेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए। अब यहां पर बॉइलिंग टेम्परेचर जो कि केल्विन में लेंगे, और अब की बार कैसा सिस्टम लेने वाले हैं हम लोग। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए मैं क्या करता हूं, वाटर और इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल ले लेता हूं। तो वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल ले लेता हूं। ये सिस्टम ले लिया मैंने। तो वाटर और इथाइल अल्कोहल में देखते हैं, ये कॉम्पोजिशन है और ये बॉइलिंग पॉइंट। अगेन बॉइलिंग पॉइंट हम BP ऑफ H2O तो हमें पता है 373 केल्विन, और BP ऑफ इथाइल अल्कोहल आपको नहीं याद होगा, तो BP ऑफ इथाइल अल्कोहल आप लिख लेंगे। BP ऑफ इथाइल अल्कोहल होता है 351.3 केल्विन, 351.3 केल्विन। ओके, तो ये दोनों का BP, अब की बार आपको अभी भी किसका BP ज्यादा दिखाई दे रहा है, 373। तो यहां कहीं पे मैंने बना लिया 373 केल्विन। ये इथाइल अल्कोहल का हो गया, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 100 ले रहा हूँ, ये 0 ले रहा हूँ, ये 0 और ये 100 हो गया। और वाटर का, सॉरी ये 0 वाटर का लेंगे ना, तो ये 100 हो गया, ये 0 हो गया, और ये इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल कितना बॉइलिंग पॉइंट है, 351.3। तो 351.3 यहां कहीं बना दिया मैंने, 351.3 केल्विन, ये भी केल्विन। ओके, अब देखिए ये मिक्सचर कैसे बॉयल होगा। ये ऐसा बनता है, ये लिक्विड और वेपर में आपको बता चुका हूं। ये वेपर ऊपर लिक्विड नीचे, वेपर ऊपर लिक्विड नीचे, ये हमारा वो कॉम्पोजिशन आ गया जहां पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। तो ये मिनिमम बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, 351.15। ये आप याद रखिएगा, 0.3 है, आप 30 करके पढ़ सकते हो, यहाँ 0.15। ये आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो गया, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर। और ये परसेंटेज कितना होगा, तो ये परसेंटेज होगा 4.5 या 4.6% के आसपास, और ये 95.4%, जो कि एक रेक्टिफाइड स्पिरिट का भी कॉम्पोजिशन है। तो ये वो कॉम्पोजिशन है जहां पर ये एक साथ बॉयल होते हैं। कॉम्पोजिशन वेयर बोथ बॉयल एट सेम टेम्परेचर, ये आप नोट कर लेंगे।
और ये है बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। इन दोनों से ये कम आया है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप मिक्सचर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर की वजह से, और मिनिमम वो आया है।